अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज मेरे साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। डॉक्टर सुहेल इकबाल स्कूल ऑफ नेचुरल साइंसेज में नहीं होते हैं, ये बेसिकली ये सीक्स में होते हैं और ये हम डिटेल डॉक्टर सुहेल इकबाल से जानेंगे। तो डॉक्टर सुहेल इकबाल, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच डॉक्टर आसिफ फॉर इनवाइटिंग मी हियर। अच्छा डॉक्टर सुहेल, पहले तो थोड़ा सा हमें सीक्स के हवाले से आप बताइएगा, क्योंकि ये पहला इंटरव्यू है और मेरी जो ऑडियंस है वो फर्स्ट टाइम कोई सीक्स के फैकल्टी मेंबर को देख रहे हैं। तो आप ये बताइएगा कि सीक्स कितना बड़ा स्कूल है और सीक्स स्टैंड्स किसके लिए करता है, किसकी एब्रीविएशन है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अकॉर्डिंग टू मल्टीपल रैंकिंग, नस्ट इज़ नंबर वन यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, एंड देन within NUST, the most demanding school in terms of merit list. So that is SEEKS, which is School of Electrical Engineering and Computer Science. So there is huge amount of competition. So the competition is so tough that even only 1% of all the candidates, they are able to get admission at Department of Software Engineering और इंजीनियरिंग डिग्री। और इसमें सीक्स में कितने स्टूडेंट्स हैं? जी, सिक्स में इस वक्त लगभग कोई 3000 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें 2200 स्टूडेंट्स जो हैं वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के हैं, BS BE प्रोग्राम के, जबकि जो रिमेनिंग 800 के आसपास हैं वो MS और PhD कर रहे हैं। और फैकल्टी कितनी है सीक्स में? जी, फैकल्टी इस वक्त हमारे पास तकरीबन 110 फैकल्टी मेंबर्स हैं, और इन 110 फैकल्टी मेंबर्स से तकरीबन 70 फैकल्टी मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी डोमेन में PhD की हुई है, माशाल्लाह। अच्छा, तो थैंक यू वेरी मच। ये सीक्स का एक छोटा सा हमने इंट्रोडक्शन किया है। अभी हम फ्यूचर वीडियोस में सीक्स के HOD या डीन या जो भी हमारे पास हमारे पास इंटरव्यू होंगे उनके, तो वो डिटेल में आपको सीक्स के हवाले से बताएंगे, प्रोग्राम के हवाले से, क्योंकि अभी हम ये जो इंटरव्यू करने जा रही है सीक्स पे नहीं है। सीक्स के हम डॉक्टर सुहेल इकबाल का एकेडमिक कैरियर जानना चाह रहे हैं जो कि सीक्स में होते हैं। तो सर आपसे शुरू कर पहला मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? जी, मेरा ताल्लुक़ जो है वो डेरा इस्माइल ख़ान के करीब एक छोटा सा गांव है जिसे कहते हैं बस्ती चा नादली शाह। अच्छा। तो मैं बस्ती चा नादली शाह से बिलोंग करता हूँ, विच इज़ अ विलेज नियर DI खान KPK। अच्छा, तो ये क्या विलेज उसी तरह का है जैसे पंजाब में चक वगैरह होते हैं? वहाँ तो ये KPK में आता है या पंजाब में आता है? जी, ये KPK में आता है। अच्छा। खैबर पख्तूनख्वा। और इसका जो सबसे करीबी ज़िला है पंजाब का वो भक्कर है। तो भक्कर के बाद इंडस रिवर है, और इंडस रिवर क्रॉस करने के बाद यू रीच डेरा इस्माइल ख़ान। अच्छा, तो सर ये बताइएगा कि आपने फिर क्या जो प्राइमरी तक जो एजुकेशन है आपकी, वो आपकी यहीं से है? जी, प्राइमरी तक जो मेरी आई स्टार्टेड माई एजुकेशन फ्रॉम मस्जिद मकतब स्कूल, एंड दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग कि मस्जिद मकतब स्कूल जो था उसमें टोटल जो टीचर्स थे उनकी तादाद एग्जैक्टली 1 थी। और मस्जिद मकतब में ये था कि देयर वाज नो प्लेस फॉर अ सेपरेट स्कूल। तो उन्होंने क्या किया, जो मसाजिद थी उनको डिक्लेयर कर दिया कि यह स्कूल होंगे, और उसमें जो खतीब साहब थे उनको भी एक छोटा सा हदिया मिलता था या तनख्वाह मिलती थी मस्जिद के खतीब को। तो उसमें द आइडिया वाज दिस, एंड दिस वाज अ रियली गुड आइडिया, कि मस्जिद में सुबह की नमाज से लेकर ज़ोहर की नमाज तक दरमियान में कुछ भी नहीं होता, कोई एक्टिविटी नहीं होती। तो उसी मस्जिद को एज ए मकतब भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, हमारे टीचर्स हायर कर लिए, और एक जो टीचर थे उस्ताद तारिक परवेज़, वो हमें पढ़ाते थे। और मस्जिद मकतब में एक कमरे जितनी जगह थी, और वहाँ पर 5 टाट लगे होते थे। तो पहले टाट में कच्ची जमात वाले होते थे, ठीक है। उसके बाद प्री KG जिसे बोलते हैं, फिर क्लास 1 KG, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4। तो इस तरीके से 5 टाट
पर हम बैठ के 5 क्लासों वाले पढ़ा करते थे, और बिल्कुल दरमियान में एक ब्लैक बोर्ड हुआ करता था। और द गुड थिंग अबाउट दैट स्कूल वाज कि वाइल आई वाज इन प्री के जी कच्ची, तो सबसे पहले टीचर हमें पढ़ाते थे, अलिफ अनार एंड सो ऑन। तो उसके बाद क्लास 1 फिर क्लास 2 को भी वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, क्लास 3। तो मज़े की बात ये कि मैं सारी क्लासेस को ही देखता रहता था, एंड दैट हेल्प मी अ लॉट। अच्छा, सही सही। तो ये कि बोरिंग नहीं हो जाता कि जब आपके पास को एक होमवर्क दे दिया है, फिर टीचर ने सेकंड क्लास में जाना है, फिर थर्ड में जाना है, फिर फोर्थ में जाना है, फिर फिफ्थ में जाना है, फिर आपकी बारी दोबारा आनी है, तो ये एक तरह से बोरिंग नहीं होता? जैसे आजकल तो पीरियड्स होते हैं, पहला पीरियड ख़त्म हुआ, दूसरी टीचर आए, सो ऑन। तो क्या ये बोरिंग नहीं फील होता था आपको? आपने लर्निंग का तो बताया कि लर्निंग होती है उसमें। हाँ, लाइक लर्निंग इज़ फन, तो ये हर बंदे की कुछ उसके अंदर नेचर के अंदर होता है। तो मैं पर्सनली इस चीज़ को एंजॉय करता हूँ, दैट आई एम डिस्कवरिंग समथिंग, कि जब मैं क्लास 1 में हूँ तो मुझे क्लास 3 वाली चीज़ों के मतलब पता चल रहा है, तो आई इंजॉयड दैट थिंग। दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो आई बेसिकली इंजॉय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई रिमेंबर कि क्लास 4 वाली सारी चीज़ें मैं जब क्लास 2 में आया तो मुझे तकरीबन रिपीटेडली 2-3 मरतबा मैं सुन चुका था, तो वो मुझे आती थी। तो क्लास 5 में जब आया तो मैं क्लास 5 में बोर्ड हमारे दिनों में स्टार्ट हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड में मैंने अपने स्कूल में टॉप किया। उसकी वजह ये थी कि वो सारी चीज़ें मैं मल्टीपल टाइम्स पढ़ चुका था, एंड आई गॉट स्कॉलरशिप इन क्लास 5, जो कि मुझे क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 में मिलता रहा। अच्छा, तो ये जो आपने बताया है कि तमाम क्लासेस एक जगह थी, क्या ये मैट्रिक तक ऐसे ही चला या सिर्फ प्राइमरी तक? नहीं, ये मस्जिद मकतब स्कूल जो था ये क्लास 4 तक ऐसा होता था। तो क्लास 4 तक ऐसा होता था, तो मैं क्लास जो कच्ची पक्की 1 और उसके बाद क्लास 2, तो ये जमातें मैंने उस मस्जिद मकतब में पढ़ी। उसके बाद फिर मुझे स्विच करना पड़ा एक और स्कूल में। उसे हम बड़ा मशहूर स्कूल है, उसे हम टोबे वाला स्कूल या टोए वाला स्कूल भी कहते हैं। तो दैट वाज जस्ट नियर सीवरेज पॉन्ड, तो वहाँ पे मोहल्ले का सारे बस्ती का सीवरेज का पानी वहाँ पे जमा होता था, और हमारा स्कूल बिल्कुल उसके किनारे पे मौजूद था। तो जब भी बारिश होती थी तो सीवरेज का सारा वो टोए का पानी, टोबे का पानी, वो सारा हमारे स्कूल में आता था। तो हम सबसे पहले पानी निकालते थे, और उसके बाद फिर टाट भी सारे गीले हो जाते थे। तो आई विविडली रिमेंबर कि हमारे पास क्लास ऑप्शन 2 यानी वो भी होता था, वो होती थी हर बंदे के पास एक अदद ईंट होती थी जिस पर हम बैठ के फिर पढ़ते थे। तो बाज़ दफ़ा टाटों वाला स्कूल और बाज़ दफ़ा ईंट वाला स्कूल, तो ये दोनों हमने मज़े इंजॉय किए वहाँ पे। सही बात है, सही बात है। तो आपने ये जो ये बताया है 6 क्लास से 10 तक ये सरकारी स्कूल था? जी, क्लास 5 तक में सबसे पहला स्कूल मस्जिद मकतब कच्ची से लेकर क्लास 2 तक, उसके बाद टोबे वाला स्कूल क्लास 2 से लेकर क्लास 5 तक, और उसके बाद 6th क्लास में गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 5 डेरा इस्माइल खान। अच्छा, तो वो स्कूल था जहाँ पे हम साइकिल पे जाया करते थे। और ये मैट्रिक तक किसी तरह से था? जी, मैट्रिक तक उसी एक ही स्कूल में आप पढ़े थे। अच्छा, तो फिर उसके बाद आपने फिर एफएससी की, आपने प्री इंजीनियरिंग की? जी जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह फिर हाई स्कूल में भी काफ़ी अच्छे टीचर्स मिले, जहाँ उस स्कूल को खालिद खान वाला स्कूल भी कहा जाता था, क्योंकि उसके जो हेडमास्टर थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और काफ़ी वैल्यू करते थे एजुकेशन को। तो उन्होंने सारे टीचर्स को एम्फसाइज़ किया हुआ था कि बहुत अच्छा करके पढ़ाना है, वो खुद चेक करते थे कैसा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी काफ़ी लर्न करने का मौका मिला। तो ज़िंदगी में 1-2 टीचर्स भी अगर अच्छे मिल जाएं तो वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है। तो अभी भी बाद दफ़ा मुझे क्लास 8 में हमारे एक टीचर थे, लाइक प्राइमरी में जो तारिक परवेज़ साहब टीचर थे, ही वॉज द बेस्ट टीचर। और उसके बाद फिर हाफिज़ इसाक साहब हमें मिले क्लास 8 में, जिन्होंने हमें इंग्लिश की ग्रामर सिखाई
और टेंसेस सिखाए। तो क्योंकि हमने इंग्लिश सीखने का आगाज़ क्लास 6 में किया था, तो 8वीं में जब हमने ये चीज़ें सीख ली तो वी यूज़ देम आफ्टरवर्ड्स, और वो हमें गर्मियों की छुट्टियों में भी बुला के पढ़ाया करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्टिल आई रिमेंबर कि उनकी वजह से क्लास 8 में भी मेरी पहली पोजीशन आई थी स्कूल में भी, और वही जो पढ़ा हुआ था वो आगे भी काम काफ़ी आया। अच्छा, तो उसमें आपने कुछ टीचर्स का जिक्र किया है, तो सिर्फ इंग्लिश का आपने बताया, और कौन से टीचर थे, किस सब्जेक्ट के? क्या मैथमेटिक्स के या फिज़िक्स के जो टीचर हैं, क्या वो उन्होंने कोई रोल प्ले किया, कोई इंटरेस्ट डेवलप हुआ आपका किसी सब्जेक्ट में? जी, उसमें ये था कि लाइक मैथ्स के लिए भी जो था वो भी हमें हाफिज़ इसाक साहब जो टीचर थे वो भी पढ़ाया करते थे। तो उसमें क्या था कि वो हमें इंग्लिश भी पढ़ाते थे और मैथ्स भी पढ़ाते थे, तो उसकी वजह से चीज़ें ज़्यादा इम्प्रूव हो गई, ज़्यादा अच्छी हो गई। अच्छा, दैट वेंट रियली वेल। तो एफएससी में आपने फिर प्री इंजीनियरिंग किया या प्री मेडिकल किया? एफएससी में मैंने प्री इंजीनियरिंग आपने की, तो उसकी कोई ख़ास वजह थी? क्योंकि उस वक्त तो ज़्यादा यही ट्रेंड था पेरेंट्स की तरफ से कि आप मेडिकल पढ़ें और डॉक्टर बने, मेडिकल डॉक्टर बने। तो आपका प्री इंजीनियरिंग में कोई ख़ास वजह थी जिसकी वजह से आप प्री इंजीनियरिंग में आए? प्री इंजीनियरिंग में आने की वजह शायद ये थी कि मुझे मैथमेटिक्स से शुरू से लगाव था। लाइक आई रिमेंबर कि मार्क्स मेरे हमेशा 100 ही आते थे, तो क्लास 8 में अगर मेरे 98 मार्क्स आ गए, 98, आई वॉज सैड फॉर मल्टीपल वीक्स कि मेरा कौन सा ऑब्जेक्टिव टाइप या शॉर्ट क्वेश्चन गलत हुआ जिसकी वजह से I was short of 2 marks. Anyways, because I love that thing, so that was possible only in pre-engineering thing. So for the love of maths, I chose pre-engineering. तो सर अभी आपने एफएससी का बताया, आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट डेवलप हो गया, तो एफएससी के बाद आपने फिर क्या सोचा कि बीएससी करेंगे, या बीएस तो मेरा ख्याल है उस वक्त नहीं हुआ करता था? जी, उस वक्त लाइक मैंने अपने टीचर से पूछा था कि व्हाट इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर डूइंग मैथमेटिक्स। तो आई रिमेंबर जिनसे सेकंड ईयर में मैथ्स पढ़ा था उन्होंने कहा था कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद इज़ द बेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान इफ़ यू वांट टू स्टडी मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स। ये दैट आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 1995। अच्छा, तो आज से तकरीबन कोई 28 साल पहले उन्होंने मुझे ये बताया था, तो दैट आई केप्ट इन माइंड। तो वो बस मेरे जहन में था, बट लेटर ऑन आई रियलाइज जब मैंने बीएससी स्टार्ट की, आई वाज अबाउट टू स्टार्ट बीएससी, तो मुझे किसी ने बताया कि पूरे केपीके की 3 सीट्स अवेलेबल हैं फॉर गेटिंग एमएससी, क्योंकि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में जो होता है वो कोटा सिस्टम है। 3 सीट्स केपीके की हो गई, 2 सीट्स बलूचिस्तान की हो गई, 4 सीट्स इसकी हो जाती हैं लाइक सिंध की एंड सो ऑन। तो अब उसमें टीचर ने कहा कि अगर आपने इंश्योर करना है कि आपका एडमिशन हो जाए वहाँ पे, तो आपने पूरे केपीके में अगर आप टॉप कर लें बीएससी में, अच्छा, तो फिर आपका एडमिशन कंफर्म होगा। तो आई नेवर वांटेड टू लूज दैट थिंग। एनीवेज, बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो इन्फॉर्मेशन इतनी ट्रू नहीं थी, बट दैट मेड द लॉट ऑफ डिफरेंस। मेरे जहन में हो गया कि यार अब अगर टॉप ना किया फिर वो होता है कि ऑलवेज व्हेन यू एम वेरी हाई तो फिर यू बिकम समथिंग। तो उसमें फिर मैंने एम कर लिया कि जितना भी रिकॉर्ड है वो मैं ब्रेक करूँगा, स्टफ लाइक दैट। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो रिकॉर्ड ब्रेक करने के चक्कर में मैंने जो मार्क्स लिए दैट वाज द हाईएस्ट इन इंटायर केपीके। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद एडमिशन की बारी आई, तो उन्होंने कहा जी फ़लाँ डोमेन एमबीए का बड़ा रिवाज है आजकल, एमबीए इज़ हाईली इन द मार्केट, तो आप 3 ऑप्शन कौन से देंगे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के लिए? तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन में भी मैथमेटिक्स लिखा, सेकंड में भी मैथमेटिक्स, थर्ड में भी मैथमेटिक्स, फॉर्म जमा करा दिए। मैंने कहा ठीक है, अगर हो जाता तो कर लेंगे, नहीं तो ना सही। तो बीएससी डबल मैथ फिजिक्स के साथ है? बीएससी डबल मैथ्स और साथ में स्टैटिस्टिक्स इज आल्सो अ ब्रांच। तो उसमें क्यों आप स्टैटिस्टिक्स में क्यों चले गए, कि फिजिक्स में रुझान नहीं था आपका? नहीं, फिजिक्स भी डेफिनेटली मुझे अच्छी लगती थी,
लेकिन क्योंकि आप मेरे पास वो था कि आपने टॉप करना है, पूरे KPK से ज़्यादा मार्क्स हासिल करने, तो देन आई रन द स्टैटिस्टिक्स। मैं पिछले सालों में जितने लोगों ने भी टॉप किए थे, पोजीशन लिए थे, उन सब के पास में गया। उसमें एक टॉपर जो थे अहमद जान, आई विविडली रिमेंबर, आई वेंट देयर एंड आई रियलाइज कि उनके स्टैटिस्टिक्स का वाला कम्बिनेशन था। तो बिकॉज व्हेन यू वांट टू बीट other people in a game, then first of all you should know rules of the game. The rules of the game, what I discovered, the pattern was, if you keep statistics, then in statistics you can score 90% marks quite easily, whereas with physics you can have 70%, max 80% marks. So it was like a strategic decision that I have taken. सही ये, क्योंकि आपका मेन जो आपको पसंद था सब्जेक्ट वो मैथमेटिक्स था, तो फिर आप फिज़िक्स लूज़ भी कर जाएं तो वो भी कोई इशू नहीं था। बाज़ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि हमने फ़िज़िक्स में जाना है, तो वो फिर BSc में फ़िज़िक्स का सब्जेक्ट जो है उसे वो लूज़ नहीं करना चाहते। बट एनीवे, तो सर आपका फिर MSc जो कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में आप आना चाहते थे, MSc मैथमेटिक्स में आपका एडमिशन हो गया, तो वहाँ फिर टाइम बताइए कैसा गुजरा? आप DI खान में थे उस वक्त, BSc तक आप DI खान में थे? बिल्कुल। फिर आप इस्लामाबाद में आए, तो इस्लामाबाद और DI खान में फिर आपको कोई फ़र्क लगा MSc के दौरान टीचिंग में? कैसा? जी बिल्कुल, इसी क्वेश्चन पे आता हूँ, लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन पे मैं वो कहता चलूँ कि स्टैटिस्टिक्स चूज़ करने का ये मतलब नहीं था कि मैंने फिज़िक्स छोड़ दी। तो फिज़िक्स से मेरी मोहब्बत वैसे ही बरकरार रही है, जो बाउंड्रीज हैं हमने खुद आसानी के लिए बनाई हुई हैं। तो नोइंग दैट मैंने स्टैटिस्टिक्स ली हुई थी, उसके बाद बावजूद भी जो फिज़िक्स हमारे टीचर पढ़ाते थे, उस वक्त मुज़फ़्फ़र साहब टीचर पढ़ाते थे, तो उनके लेक्चर्स भी मैं जाके लेता था। तो आई लर्न फिज़िक्स ओवर देयर एज वेल। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि जब DI खान से इस्लामाबाद में आए तो व्हाट डिफरेंस आई फेल्ट, तो इट वाज रियली अ बिग डिफरेंस फ्रॉम अ स्मॉल विलेज ऑफ DI खान टू इस्लामाबाद व्हिच वाज अ कैपिटल सिटी। इट वाज अ बिग चेंज फॉर मी। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे फ़र्क महसूस हुआ, एंड इनिशियली आई फेल्ट दैट आई एम लैगिंग बिहाइंड बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल विलेज, एंड इन comparison to me there were my friends who were coming from Lahore, another person from Karachi, so there was a big difference. So it seems to me that we started a race, but I started a 400 meters race, something like 200 meters beyond, and people who were coming from the big cities, and they were well conversant with all the subject matter, soft skills, English writing and all those things. तो जब आप MSc मैथमेटिक्स में थे उस वक्त तो काफ़ी वहाँ पर प्रोफेसर थे, जैसे प्रोफेसर असर कादिर भी होंगे वहाँ पर, फिर प्रोफेसर फैज़ भी शायद हों या नहीं होंगे, तो उस वक्त तो बड़े अच्छे वहाँ पर प्रोफेसर हुआ करते थे जिनसे आपने पढ़ा होगा। जी बिल्कुल, वहाँ पर प्रोफेसर असर कादिर साहब थे जिनसे हमने ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी पढ़ी थी। उसके बाद डॉक्टर बशीर अहमद थे जिनसे हमने कैलकुलस पढ़ी, जो अभी सऊदी अरब में है। जी बिल्कुल। उसके बाद डॉक्टर कैसर मुश्ताक साहब थे, माशाल्लाह प्योर मैथमेटिक्स में माशाल्लाह बहुत एक्सीलेंट टीचर हैं, उनसे हमने ग्रुप थ्योरी पढ़ने का मौका मिला। उसके बाद अशफाक बुखारी साहब, सही, उनसे हमने डिफरेंशियल ज्योमेट्री पढ़ी जी, वो बहुत मज़ा आया। उसके बाद डॉक्टर आसिफ अली, उनसे हमने सेट टोपोलॉजी पढ़ी जी, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। उसके बाद डॉक्टर तसव्वुर हयात, उनसे हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी। सही। और बाद में डॉक्टर सलीम असगर, अच्छा, जो कि माशाल्लाह बाद में कॉन्सेप्ट्स में चले गए थे, तो डॉक्टर सलीम असगर साहब से हमने कम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा, बहुत मज़ा आया। अच्छा, तो ये सारे टीचर्स थे, वर बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स, तो उनसे पढ़ने का इत्तेफाक हुआ और ज़िंदगी में एक बहुत पॉजिटिव चेंज आई। और अबव ऑल डॉक्टर सरमद अब्बासी, हु इज़ जस्ट एक्सीलेंट, आई मीन कंप्यूटर साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, तो उनसे न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ने का मौका मिला।
लेकिन न्यूमेरिकल एनालिसिस के अलावा हमने प्रोग्रामिंग भी वहाँ पे सीखी, हमने साइंस के मुतालिक भी वहाँ पे सीखा। उनके साथ जाके एस्ट्रोनॉमी नाइट्स भी मनाई, तो वो भी सीखने का मौका मिला। सरमद अब्बासी के तवस्सुत से डॉक्टर रियाजुद्दीन, फ़याज़ुद्दीन, परवेज़ हुद भाई, इन लोगों से, डॉक्टर नैयर, इन लोगों से भी मुलाकातें हुई, इनके लेक्चर सुनने का इत्तफाक हुआ। तो आई एम वेरी लकी पर्सन टू हैव सच वंडरफुल टीचर्स इन माई लाइफ। अच्छा, फिर आपको ये जब बहुत बड़ा एक्सपोजर मिला, उसके बाद आपने क्या सोचा, कोई जॉब करें, एमएससी आपकी कंप्लीट हो गई, या आपने सोचा कि मैंने बस अब हायर एजुकेशन की तरफ जाना है? तो आपने फिर एमफिल किया या कोई जॉब की? कैसे सफ़र आपका आगे रहा? जी, दैट्स नाइस क्वेश्चन। मेरी दादी मुझे दुआ दिया करती थी कि सुहेल, अल्लाह ताला तुम्हें आराम वाली नौकरी दे, अल्लाह ताला तुम्हें पीटीसी टीचर बनाए। टीचिंग का तुम्हें शौक है तो पीटीसी टीचर बन जाओ, तो करीब वाले स्कूल में जाके पढ़ा लेना, ज़िंदगी में बड़ा सुकून होगा। तो एनीवेज, दुआ तो उनकी कबूल हुई, लेकिन अभी मैं स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस में पढ़ा रहा हूँ, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। तो दैट वाज थिंग। तो इनिशियली मेरे जहन में ये था कि एमएससी के बाद कोई ना कोई जॉब वगैरह एक्वायर करनी है, लेकिन एक मरतबा जब वहाँ पे पहुँचे तो देन वी फेल्ट कि नहीं, दिस इज़ नॉट द एंड। तो उसमें डॉक्टर सरमद अब्बासी ही एनकरेज अस टू गो अब्रॉड। उसके लिए फिर वो जीआरई की क्लासेस भी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया करते थे, और जीआरई वगैरह प्रिपेयर किया। और तकरीबन एक मज़े की बात कि तकरीबन 60 जगहों पे 60 मुख्तलिफ ममालिक में अप्लाई किया। एक एक्सेल शीट बनाई हुई थी जिसके अंदर सारी चीज़ें दर्ज थी। तो 60 जगहों में से 5 जगहों पे पीएचडी में एडमिशन हो गया। एमएससी के बाद? टॉकिंग अबाउट एमएससी। अच्छा, एमएससी के बाद एमफिल आपने कायद-ए-आज़म से किया? एमफिल कायद-ए-आज़म से किया। तो उसी वक्त एमएससी के दौरान ही था कि बाहर जाना है। अच्छा। तो बाहर जाने के लिए एमफिल वाज अ पॉइंट कि चलो जब तक एडमिशन नहीं होता तब तक ये कर लेते हैं, एमफिल कर लेते हैं। अच्छा। तो अब एमफिल चल रहा था और एमएससी की बुनियाद पे बाहर अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो एक जो चीज़ है जो मैं सबको कहना चाहूँगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो ये कि एट द एंड नोबॉडी नोज़ कि आपने कितनी जगहों पे अप्लाई किया था। एट द एंड एवरीबॉडी लुक्स एट, अच्छा 5 जगहों पे आपको एडमिशन मिल गया, ऑस्ट्रेलिया में आपको एडमिशन मिल गया, न्यूयॉर्क सिटी यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर जीआरई की बेस पे आपको मिल गया, आपको फ्रांस में एडमिशन एचईसी की तरफ से वो मिल गया पीएचडी में। उसके बाद एक दो और छोटी छोटी यूनिवर्सिटी थी, एक केएफ यूपीएम थी, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी थी स्कॉलरशिप एज ए टीचिंग असिस्टेंट पीएचडी की, तो वो वाली अपॉर्चुनिटी थी। 5 जगहों पे अपॉर्चुनिटीज़ थी। तो दैट वाज नॉट बाय चांस, रादर अप्लाइड ऑन 60 प्लेसेस। 55 जगहों पे नो आंसर और रिजेक्शन, 5 जगहों पे एक्सेप्टेंस। सो आई फाइनली चोज टू गो टू France to learn a new culture, to learn new language, to understand different people, and plus Paris. So I love all this thing. सही है। जैसे ही पेरिस का नाम आता है, कोई भी सुने तो वो एक चेहरा जो है वो जगमगा उठता है। तो आप उस वक्त एमफिल कंप्लीट हो गया था आपका? जी, जब मुझे ये स्कॉलरशिप की ऑफ़र आई, यानी ये एचईसी का स्कॉलरशिप था जो अता रहमान साहब ने स्टार्ट किया हुआ था, और उसमें आई अप्लाई फॉर दैट। तो उसमें जो टेस्ट था वो बिल्कुल जीआरई की किस्म का था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी पोजीशन आ गई, एंड आई वाज सिलेक्टेड फॉर द शॉर्ट इंटरव्यू बाय फ्रेंच प्रोफेसर्स। तो जब फ्रेंच प्रोफेसर्स के साथ इंटरव्यू था तो आई ऑलवेज गो विद सम होमवर्क। तो उसमें होमवर्क किया तो पता चला इंटरनेट पे कि फ़्रेंच लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है कि आप उनकी ज़बान के बेसिक अल्फाज सीख लें। तो मैंने लाइक वेरी बेसिक थिंग, बोंजूर विच मीन्स वेलकम, सलाम की तरह बोलते हैं, और कमो तालेबू, हाउ आर यू। तो ये 2 या 3, हाँ द लास्ट थिंग अगवाक, अल्लाह हाफिज़। तो ये 3 चीज़ें मैं सीख के गया अल्हम्दुलिल्लाह।
इंटरव्यू के दरमियान में तो कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जो शुरू वाली 2 ग्रीटिंग्स थी और एंड वाली जो अहवाक थी, उससे उन लोगों को मेरे ख्याल में बहुत अच्छा इंप्रेशन मिला कि ये बंदा न सिर्फ मैथ्स में अच्छा है बल्कि इसे अपनी हमारी फ्रेंच लैंग्वेज से भी काफ़ी प्यार है। तो मुझे मज़ा भी काफ़ी आया फ्रेंच लैंग्वेज सीखने में, बट उसकी वजह से मेरा फ्रांस में एडमिशन भी हो गया। मैं वो पूछना चाह रहा था, एमफिल आपने कंप्लीट कर लिया था कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से या? जी बिल्कुल, फिर एमफिल मैंने कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट किया जी, उसमें ये था कि मेरी जून में फ़्लाइट थी फ्रांस जाने के लिए, और उससे पहले डॉक्टर मोहम्मद शब्बीर कायद-ए-आज़म में थे, उनके साथ मैंने अपना थीसिस कंप्लीट किया। आया कि आपने एमफिल कर लिया था कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से, और उसी के साथ आपको HEC का स्कॉलरशिप मिला फ्रांस में जाने का, और पेरिस में आपने बताया कि पेरिस आप गए। तो वहाँ पर आपने PhD में काम शुरू किया या कुछ ऐसा था कि MS लीडिंग टू PhD था आपका? PhD में एडमिशन हो गया था? बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक जो चीज़ है वो ये कि सबसे पहले HEC का स्कॉलरशिप था, हायर एजुकेशन कमीशन। तो हायर एजुकेशन कमीशन के आने की वजह से क्या हुआ कि मेरे जैसे जो एक क्लर्क का बेटा था, वो भी इस काबिल हो गया कि वो फ़ॉरेन जा सके बेस्ड ऑन प्योर मेरिट। उसके लिए मैं HEC डॉक्टर अताउर रहमान साहब और जो भी लोग उनके साथ टीम में थे, उन सबका शुक्रगुजार हूँ। और HEC ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि इतने ज़्यादा जो लोग हैं उनको भेजा फ़ॉरेन में, जो फ़ॉरेन से आके उन्होंने वापस, अब माशाल्लाह उनमें से हाफ ऑफ देम आर सर्विंग पाकिस्तान एंड हाफ ऑफ देम आर ब्रिंगिंग लॉट ऑफ मनी फ्रॉम अदर कंट्रीज टू हियर, सो दैट इज़ आवर एसेट। तो जी, उसके बाद सबसे पहले जब फ्रांस में हम गए तो हमारे पास ऑप्शन थे कि आप, बिकॉज आई वॉज हैविंग 18 years ऑफ एजुकेशन, तो डायरेक्ट MS भी स्टार्ट, डायरेक्ट PhD भी स्टार्ट हो सकती थी, जो कि हमें ऑप्शन दिया गया। और उसके अलावा ये भी ऑप्शन था कि आप यहाँ पे फ्रेंच एजुकेशन सिस्टम को समझने के लिए पहले MS का 2nd ईयर सिर्फ कर लें। उसमें आपको 1 सेमेस्टर कोर्स कराया जाएगा और 1 सेमेस्टर आपको थीसिस करवाया जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे जो हमारे मेंटोर हैं, गुरु हैं, डॉक्टर सरमद अब्बासी, हम हमेशा यही कहते हैं कि लर्निंग जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो कभी इसे रेस ना समझें, ये ना कहें कि हमने जाना है और 3 साल में PhD के स्टैम्प करवा के वापस आ जाना, तो दैट इज़ नॉट द केस। जाएँ, ज़िंदगी को एंजॉय करें, घूमें फिरें, सीखें, लैंग्वेज सीखें, चीज़ें सीखें। तो देन आई चोज़ कि हाँ, इतनी जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट PhD करके 3 साल में स्टैम्प करवा के, देयर इज़ नो नीड टू गो बैक। तो आई चोज़ द ऑप्शन तो which is the best. So in my life, whenever there is an option between easy and the best, I always go for the best. And whenever you choose the best, best is usually not the easy thing. So then I went for studying the French classes. Usme there was a master program in informatique mathématique, that is computer science of mathematics, and that was a blend of computer science courses which are more mathematical. तो वहाँ पर हमने जाके फ्रेंच ज़बान में मुझे एनालिज द एल्गोरिथम पढ़ने का मौका मिला, विच इज़ एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, जो इस सेमेस्टर में मैंने यहाँ पे पढ़ाया है। उसके बाद हमें वहाँ पे कम्बिनेटोरिक पढ़ने का मौका मिला, दैट वाज कम्बिनेटोरिक्स, तो फॉर द फर्स्ट टाइम पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। और एक क्रिप्टोग्राफी, तो क्रिप्टोग्राफी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये भी वहाँ पर प्रोफेसर लुई गोबन, तो ही वाज द बेस्ट प्रोफेसर ऑफ क्रिप्टोग्राफी, तो क्रिप्टोग्राफी पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, एंड दैट ऑल इन फ्रेंच लैंग्वेज। उससे इंसान की फ्रेंच लैंग्वेज भी काफ़ी इम्प्रूव हुई, तो आई एंजॉयड दैट एक्सपीरियंस। और वहाँ पर फिर प्रोफेसर लुई गोबन के साथ मैंने थीसिस भी किया था क्रिप्टोग्राफी के अंदर। उसमें वाई, बिकॉज क्रिप्टोग्राफी इज़ वेरी क्लोज टू मैथमेटिक्स, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नंबर थ्योरी इन्वॉल्व आ जाती है। उसमें मैंने डिजिटल सिग्नेचर्स पे काम किया था। डिजिटल सिग्नेचर्स में काफ़ी ज़्यादा अलजेब्राइक स्कीम्स आ जाती हैं, तो मैंने उन्हीं अलजेब्राइक स्कीम्स का क्रिप्ट एनालिसिस अपने थीसिस में MS
ये किया था। दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। पीएचडी में किया था? नहीं, जो एक साल का हमें एक साल का हमें वहाँ पे एमएस करने का मौका मिला। दैट वाज जस्ट अ सेकंड पार्ट ऑफ एमएस। अच्छा। तो एक साल हमने वहाँ पे फ्रेंच यूनिवर्सिटी में ये पढ़ा प्रायर टू गोइंग टू पीएचडी। आपने बताया था कि आपने एमफिल टोपोलॉजी में किया था डॉक्टर शब्बीर के साथ कंप्यूटेशनल अलजबरा में किया था। लेकिन जब पीएचडी में आप आए हैं तो पीएचडी में तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ फील्ड थी, तो उसकी क्या वजह थी कि आप टोपोलॉजी कंप्यूटेशनल अलजबरा से आप इस तरफ आए जिसमें कि मैथमेटिक्स भी है और कंप्यूटर साइंस भी है? उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये है कि लाइक अगेन हमारे जो टीचर थे अगेन डॉक्टर सरमद अब्बासी, न्यूमेरिकल एनालिसिस जब वो हमें पढ़ा रहे थे तो उन्होंने हमें कोई असाइनमेंट दी जो कि ये थी कि केमिस्ट्री के ये वाले एलिमेंट जो हैं ये किस तरीके से बॉन्डिंग करेंगे दूसरे एलिमेंट के साथ। तो हम देख के हैरान परेशान हो गए कि न्यूमेरिकल एनालिसिस की हमें जो चीज़ मिली है तो उसमें तो सारी केमिस्ट्री है। तो हम उनके पास जाके गए कि हम मैथमेटिशियन हैं, हमें अपनी क्या केमिस्ट्री के प्रोजेक्ट हमें जिम्मे लगा दिया। उन्होंने कहा नो, आई मीन जस्ट गो टू केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, जस्ट लर्न लिटिल बिट ऑफ केमिस्ट्री, just program the things and you will find the answer. So we went to chemistry students, we learned little bit of chemistry, we programmed all the things, we learned programming by the way, and we have done the project. So that encouraged us to do digital signatures schemes at MS level, and then at PhD there was different options all the way from computational algebra, which was a beaten track for me, to surgical robotics. That was again the best. So then again surgical robotics was the toughest option. Again जब ये वाले ऑप्शन हुए तो मैंने काफ़ी जगहों पे अप्लाई किया था पीएचडी सेम ट्रैक करने के बजाय और ऑप्शन एक्सप्लोर किए। तो उसमें द थिंग दैट वाज द फारदेस्ट फ्रॉम मी दैट वाज सर्जिकल रोबोटिक्स। कि आपका बैकग्राउंड जो है वो कंप्यूटेशनल अलजेब्रा में है, उसके बाद आपने जो एमएस का थीसिस फ्रांस में किया है वो आपने क्रिप्टोग्राफी में किया है, उसके बाद सबसे ज़्यादा लर्निंग कहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती है तो दैट वाज द फील्ड ऑफ सर्जिकल रोबोटिक्स, जिसमें मैं अपने टीचर के पास गया, सुपरवाइज़र के पास। तो उन्होंने कहा बेटा अगर यहाँ पे आ रहे हो तो 4 साल तो कहीं नहीं गए, क्योंकि पहले साल में तुम्हें लाइक सर्जरी के मुतालिक सीखना पड़ेगा, तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, रेगुलर सर्जरी वो असिस्ट करनी पड़ेगी, फिर रोबोटिक सर्जरी असिस्ट करनी पड़ेगी, फिर रोबोटिक्स के कोर्स पढ़ने पड़ेंगे, रोबोटिक्स सीखने के बाद सर्जरी के बेसिक सीखने के बाद फिर सर्जिकल रोबोटिक्स का आगाज़ होगा। तो मैंने चलो ठीक है, दैट इज़ मोर फन। तो आई वेंट फॉर दैट। आई अल्हम्दुलिल्लाह वेंट टू हॉस्पिटल हेनरी मोंडोर, वहाँ पे मैंने इंटर्नशिप की रेगुलर। वहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी था वहाँ पे डॉक्टर आंद्रा होसनी के साथ रेगुलर सर्जरी असिस्ट की। उसके बाद प्रोफेसर डॉक्टर अलेक्जेंडर डलाटाई, उनके साथ रोबोटिक सर्जरी जो डाविंची सर्जिकल सिस्टम के साथ वो करते थे, तो वो असिस्ट करने का मौका मिला। दैट वाज एक्सट्रीम फन वर्किंग इन अ फ्रेंच हॉस्पिटल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरीज, लुकिंग एट द एनवायरनमेंट, हाउ फ्रेंडली दे आर। तो हम बाहर हॉस्पिटल से बाहर तो हमें बड़ी टेंशन लगी होती है कि हमारा पेशेंट है वो कैसा है और कैसी आला एंड ऑल दैट। तो आई जस्ट टेल कि इट वाज एस्टॉनिशिंग फॉर मी। जब मैं पहली मरतबा ऑपरेशन थिएटर के अंदर गया तो पीपल दे वर जस्ट रिलैक्सड। जिस तरीके से हम वुमन गाड़ी का बॉनेट करके देख रहे होते हैं, अच्छा यार ये कार्बोरेटर का मसला है तो ठीक है से निकाल के थोड़ी सी सफाई करके दोबारा डाल दो। तो दे वर डूइंग समथिंग लाइक दैट, सो इट वाज क्वाइट रिलैक्स माहौल। तो ये आपकी पीएचडी आप बता रहे सर्जिकल रोबोटिक, तो ये फील्ड कौन सा बना आपका? डिग्री किस में थी आपकी पीएचडी की? जी, सर्जिकल रोबोटिक दैट इज़ द एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस, और उसमें सर्जिकल रोबोटिक इज़ अ ब्रॉडर डिसिप्लिन। उसके बाद मेरा जो था दैट वाज इनसाइड दैट इट वाज ऑन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, यूरोपियन प्रोजेक्ट जो था, जो मुझसे पहले
यान भाई स्टूडेंट थे, वो वो कर रहे थे। दैट वाज ऑन द रिपेयर ऑफ aortic एनेरिज्म। जो aortic एनेरिज्म होता है वो ये होता है कि हमारी जो लार्जेस्ट आर्टरी है दैट इज कॉल्ड aorta। तो aorta में बाज़ दफ़ा क्या होता है कि इन्फ्लेशन हो जाती है, और उस इन्फ्लेशन की वजह से बाज़ दफ़ा रप्चर भी हो जाता है। तो द प्रोजेक्ट वाज टू इंसर्ट माइक्रोबॉट बाय पुटिंग सम कट ओवर हियर नियर द फेमर, और फिर उससे रोबोट जो है वो नेविगेट करता हुआ यहाँ तक जाए और रिपेयर करके वापस आ जाए। तो आई वॉज अगेन यूजिंग दोज न्यूमेरिकल एनालिसिस टेक्निक्स बाय लुकिंग एट ऑल द कॉन्स्टेंट्स ऑफ मेडिकल साइंस and having a safe trajectory planning of robots, micro robot inside a human body. तो आपके जो एमफिल के सुपरवाइज़र थे और पीएचडी के वो एक ही थे? आपने जी, जो एमएस के एमफिल, सुपरवाइज़र? जी, वो प्रोफेसर लुइस गोबिन थे जो कि क्रिप्टोग्राफी के माहिर थे। उसके बाद मैंने कम्प्लीटली स्वैप किया टवर्ड दिस। वहाँ पे आई लर्न दिस थिंग फ्रॉम प्रोफेसर अमीरात, अच्छा, who was full professor over there, and I worked in this area which was quite fun। और फिर सर्जरी वाली डोमेन में डॉक्टर अलेक्जेंडर दलाताई और डॉक्टर आंद्रा हुजनिक, तो इनके साथ काफ़ी अच्छी गपशप रही। अच्छा, तो आपकी पब्लिकेशन कितनी थी पीएचडी में? पीएचडी में इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली मेरी कोई 5 जर्नल पेपर्स थे और कोई 5 कॉन्फ्रेंस पेपर थे, बट एट द एंड ऑफ द डे देवर 2 रिसर्च पेपर्स जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट थे। एक मेरा रोबियो में था, और दूसरा मेरा इकरा विच इज़ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। इट इज़ नंबर 1 कॉन्फ्रेंस इन द एरिया ऑफ रोबोटिक्स, जहाँ पे दुनिया की जो लीडिंग साइंटिस्ट हैं फ्रॉम हार्वर्ड, फ्रॉम एमआईटी, फ्रॉम गूगल, फ्रॉम बोइंग, दे कम एंड प्रेजेंट देयर वर्क। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहाँ पे जाके प्रेजेंट करने का मौका मिला। तो आई प्रेजेंटेड माय वर्क एट अलास्का यूएसए। तो इट इज़ समथिंग लाइक ह्यूज ट्रैवल के यहाँ से यूटा, पेरिस से यूटा, यूटा से अलास्का, फिर अलास्का से लॉस एंजलिस, और फिर उसके बाद इधर। तो आई मीन इट वाज रियली गुड थिंग टू गो टू कॉन्फ्रेंसेज एंड प्रेजेंट थिंग। आपसे शुरू में मैंने पूछा था कि जब आप डीआई खान से इस्लामाबाद आए तो आपको एक बड़ा मेजर डिफरेंस लगा वहाँ पर। अब आप ये बताइए कि जब आप इस्लामाबाद से फ्रांस गए तो वो आपको डिफरेंस कैसा लगा? क्या आपको फ़र्क लगा उस स्टडीज़ में, वहाँ पर एनवायरनमेंट में, मुल्क में, यहाँ से? जी, वहाँ पर मुझे एक जो पर्सनल फ्रीडम होता है उसका काफ़ी ज़्यादा एहसास हुआ कि जब तक आप दूसरे की बाउंड्रीज़ को आप रेस्पेक्ट करते हैं तो आपकी जो मर्ज़ी आए आप करें, तो इट्स परफेक्टली ऑलराइट। तो अब अगर आप किसी स्टेशन पर हैं, अगर आप मुसलसल किताब पढ़े जा रहे हैं, नो बडी स्टॉप्स यू, नो बडी लुक एट यू कि यार ये बड़ा चीटा है या बड़ा अजीब किस्म का बंदा है। तो अगर आप आईना देख के अपने आप को बार बार कंघी कर रहे हैं तो इट्स परफेक्टली ऑलराइट। अगर आपने बाल ब्लू कलर के ऐसे करके किए हुए हैं तो इट्स ऑसम, कोई मसला नहीं है। तो दैट वाज रियली गुड थिंग। सही। तो फिर आपने जब पीएचडी कंप्लीट की तो फ़ौरन फिर पाकिस्तान आ गए या कुछ टाइम वहाँ गुजारा? कोई पोस्ट डॉक की या कुछ ऐसा आपने कोई जॉब की? जी, उसके बाद ये जो स्कॉलरशिप था ये 4 साल के लिए था। उसके बाद क्योंकि 1 साल मैं पहले भी गुजार चुका था, और उसके बाद ये पीएचडी कम से कम 4 साल की थी, और उसमें जब ये पेपर वगैरह पब्लिश करने थे तो 1 साल मुझे मज़ीद वर्क लगा, तो 5 साल में मेरी पीएचडी हुई। तो इसलिए बाकी जो रिमेनिंग 2 साल थे उसके लिए मेरे पास कोई स्कॉलरशिप नहीं था। तो वहाँ पे फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर क्रूज आता है, तो वहाँ पे मैंने 2 साल जॉब की एज साइंटिफिक कोऑर्डिनेटर। तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो आई वाज वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ फ्रांस फॉर प्रमोटिंग साइंस।
अच्छा। तो आपने जब ये पीएचडी कंप्लीट कर ली तो बड़ी अच्छी आपने वहाँ पर काम भी, रिसर्च एरिया भी आपका बड़ा अच्छा था, सर्जिकल रोबोटिक, तो उसकी एप्लीकेशन तो वहाँ ज़्यादा होंगी, तो यहाँ तो उस तरह से काम नहीं था, तो आपने नहीं सोचा कि वहीं रुक जाते हैं, एचईसी को पैसे दे देते हैं वापस जो आपने खर्च किए हैं? कुछ लोग ऐसा करते भी हैं। तो आपने क्या वापस पाकिस्तान आए, क्या सोचा आपने? जी, अमूमन मेरे स्टूडेंट्स भी यहाँ पे पूछते हैं कि आप क्यों आए वापस। तो उसमें दो वजूहत होती हैं। इंसान जो भी काम करता है अपनी खुशी के लिए करता है, तो मेरी खुशी दो चीज़ों में है। एक तो पाकिस्तान में अपने वालिदैन के साथ होना, दैट इज़ ग्रेट हैप्पीनेस फॉर मी। और दूसरा ये कि अपने मुल्क में अपने लोगों के लिए काम करना, दैट इज़ मच ग्रेटर हैप्पीनेस फॉर मी at satisfaction level as compared to बीइंग इन फ्रांस और नेशनैलिटी के लिए अप्लाई, क्योंकि वहाँ पर जब आप 5 साल गुजार लें और आप काम भी कर रहे हो फ्रेंच गवर्नमेंट के लिए, तो यू कैन ऑलवेज अप्लाई फॉर रेजिडेंट कार्ड जो कि 10 साल का होता है। तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो अगर आप गुजार लें तो उसके बाद आप नेशनैलिटी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो मेरे पीएचडी सुपरवाइज़र ने कहा था कि आप अप्लाई कर दें ताकि आपकी नेशनैलिटी लिए कोई, मैं कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ग्रीन पासपोर्ट पे अब कोई 10 एक ममालिक ऑलरेडी ट्रैवल कर लिया, घूम फिर लिया है, तो आई वुड लव टू रिमेन हैप्पी विद आवर ग्रीन पासपोर्ट, नो नीड ऑफ नेशनैलिटी। तो जिएंगे मरेंगे पाकिस्तान के साथ इंशाल्लाह। सही, तो इसका मतलब फिर आप वापस आ गए। तो आपने वहीं से फिर जब सोच लिया था कि वापस जाना है, तो फिर जॉब के लिए कहीं अप्लाई किया था आपने पाकिस्तान में? जी, उसके बाद जब मैं वापस आ रहा था तो एमफिल के दौरान, जब मैं एमफिल कर रहा था तो यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर हाउस था एलिक्जर के नाम से, वहाँ पर भी मैंने जॉब वो कर ली थी, एक्वायर कर ली थी। और साथ में कॉमसेट्स वाकेंट, वहाँ पर भी मैं जूनियर लेक्चरर की जॉब एक्वायर कर ली थी। तो लाइक आई रिमेंबर कि मार्च 2004 में मैं एट द सेम टाइम 3 काम कर रहा था। एक तो अपनी एमफिल कंप्लीट कर रहा था, उसके बाद जूनियर लेक्चरर के तौर पे कॉमसेट्स वाकेंट में जॉब कर रहा था, और रात को जो टाइम मिलता था तो वो जो एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर हाउस था उसके लिए मैं काम कर रहा था। तो दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। एंड आई रिमेंबर कि 16,000 रुपया मुझे वहाँ से मिलता था कॉमसेट से, और 1,000 रुपया मुझे कायद आज़म यूनिवर्सिटी देती थी, और कोई 10,000 रुपया जो है वो मुझे सॉफ्टवेयर हाउस वाले दे देते थे। उस ज़माने में मुझे 27,000 रुपया मिल जाता था। और ये एमफिल के दौरान था? ये एमफिल के दौरान। एंड आई रिमेंबर ड्यूरिंग एमफिल इट वाज डबल देन द सैलरी ऑफ माय टीचर्स, क्योंकि हमें बड़ी जाफशानी से पढ़ाते थे। लाइक डॉक्टर सरमद अब्बासी उस वक्त जो तनख्वाह थी वो 14,000 ले रहे थे, और मैं उनका इंतहाई छोटा सा स्टूडेंट होने के नाते 27,000 कमा रहा था ड्यूरिंग एमफिल। तो वापस आके फिर वापस आके फिर मैंने कॉमसेट्स अच्छा वाकेंट को ज्वाइन किया। और इन द मीन टाइम आई हैव डिस्कवर्ड कि यहाँ पर नेस्ट में डॉक्टर उस्मान हसन सर्जिकल रोबोटिक्स का प्रोजेक्ट चला रहे हैं। तो आई केम हियर, स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में डॉक्टर अरशद अली से मुलाकात हुई। उनसे मैंने बात की थी, इस तरीके से मैंने पीएचडी की हुई इन द एरिया ऑफ सर्जिकल रोबोटिक्स, और फ्रेंच नेशनल टेलीविज़न पे मेरी कवरेज भी है। तो आई जस्ट शोन देम दैट आई एम ऑन द फ्रेंच नेशनल टेलीविज़न and I'm speaking French. I'm telling how to control robot while sitting in France and controlling the robot in University of Washington, USA. So he was very happy, and then he said कि हमारा ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा है। तो उन्होंने इमीडिएटली फ़ोन किया डॉक्टर आसिफ थे गालिबन, पॉली होली फैमिली हॉस्पिटल में, उनके साथ एक प्रोजेक्ट चल रहा था। तो उसमें मुझे ऑफर हुई सीक्स की जानिब से, तो आई ज्वाइन सीक्स। अच्छा, आपने सीक्स ज्वाइन किया? और 2011 से लेकर अब तक, यानी अब मुझे 12 साल हो गए हैं। तो आई एम
here at SEEKS. इसमें 2 मरतबा मुझे हेड रहने का भी इत्तफाक भी हुआ है. So I served as head of computer science department, and later on since 2019 to 2022 I served as head of IT department as well. अच्छा, तो उस वक्त जब आपने ज्वाइन किया था असिस्टेंट प्रोफेसर आपने ज्वाइन जी, किया था? असिस्टेंट प्रोफेसर. और अभी आपका डेजिग्नेशन? अभी राइट नाउ आई एम एसोसिएट प्रोफेसर. अच्छा, एसोसिएट प्रोफेसर हैं. तो अब क्योंकि आपने पीएचडी कंप्यूटर साइंस में की, इसलिए फिर आपने सीक्स ज्वाइन किया, तो यहाँ पर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का? जी, सीक्स में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट है. आई लव माय कोलीग्स जिनके साथ सीखने का मौका मिलता है. बहुत अच्छी डिस्कशंस रहती हैं, और प्लस रिहाइश भी हमें नस्ट के अंदर मिली हुई है. उसके लिए हम नस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माशाल्लाह बहुत शुक्रगुजार हैं. तो आपको पता होगा कि यहाँ पे हमारे स्विमिंग पूल वगैरह की फैसिलिटीज़ भी हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ इज़ गोइंग वेरी नाइस. और बहुत ज़्यादा डिस्कशंस करने का मौका मिल जाता है, बहुत ज़्यादा सीखने का मौका मिलता है. तो आई अटेंड द क्लासेस ऑफ अदर लर्नड प्रोफेसर ओवर हियर. जी, तो काफ़ी मज़ा आता है. अच्छा, तो आपने उसी रिसर्च को जो पीएचडी में की थी वही कंटिन्यू किया है या कुछ अभी चेंज किया है रिसर्च डायरेक्शन को? उसमें वो कहते हैं सबात एक तगय्युर को है ज़माने में. तो the only thing that exists that is the change. Okay, the only real thing. तो उसमें what I have seen कि रोबोटिक्स में मैंने वो की हुई है PhD. तो अभी भी I love that area, और उसी में हर साल समर में मैं वर्कशॉप भी एक्सीलेंट यहाँ पे हम करवाते हैं. उसमें मैं बहुत इंजॉय करता हूँ. रोबोट्स बनाना, बच्चों को सिखाना किस तरीके से रोबोट्स बनाते हैं, किस तरीके से उन्हें प्रोग्राम करते हैं, किस तरीके से मुख्तलिफ टास्क एक्वायर किए जाते हैं. तो ये काफ़ी मज़ा आता है. हाउएवर बाय लुकिंग एट द नीड्स ऑफ द डे, तो आई हैव सीन कि प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में रोबोट्स को लाना नहीं है, बल्कि जो रेगुलर मसाइल हैं उनको सॉल्व करना है. आई हैव सीन लॉट ऑफ पोटेंशियल इन द एरिया ऑफ स्मार्ट ग्रिड फॉर पाकिस्तान. पाकिस्तान में अभी तक मेजॉरिटी जो हमारा लाइटिंग सिस्टम है वो सारा मेजॉरिटी ऑफ दैट इज़ वर्किंग ऑन द ट्रेडिशनल ग्रिड. एक जनरेशन ने बिजली बना के आगे भेज दी और फिर कोई पता नहीं क्या हुआ. स्मार्ट ग्रिड जो एरिया उसमें देयर इज़ टू वे कम्युनिकेशन. ये इलेक्ट्रिसिटी भेज भी रहे हैं और फिर कस्टमर से फीडबैक भी जा रही है कि कितनी आई है, कितनी ज़रूरत है एंड ऑल दैट. तो राइट नाउ आई एम वर्किंग इन द एरिया ऑफ स्मार्ट ग्रिड. और आपकी अभी तक कितनी पब्लिकेशंस हैं? जी, अभी तक मेरी कोई 18 जर्नल पेपर्स हैं इम्पैक्ट फैक्टर, और कोई 20 कॉन्फ्रेंस पेपर्स हैं. उसके अलावा एक अदद बुक चैप्टर है और एक अदद बुक एडिटेड बुक भी है जिसकी 81,000 साइटेशंस चैप्टर डाउनलोड्स भी हो चुके हैं. अच्छा, और आपके अभी ग्रुप में कितने लोग काम कर रहे हैं आपके साथ, एमएस के और पीएचडी के? जी, मेरे साथ ओवरऑल जो मेरे अंडर अभी काम कर रहे हैं वो 8 लोग हैं डायरेक्टली. 8 लोग जो कि रिसर्च में, और 10 एक लोग जो हैं जो कि अंडर ग्रेजुएट हैं. तो टोटल मिला के 18 स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं गाइड कर रहा हूँ. उसमें 10 अंडर ग्रेजुएट्स हैं जो कि FIP लेवल पे हैं, 5 MS के स्टूडेंट्स हैं जो कि ज़्यादातर इसी एरिया में काम कर रहे हैं. आजकल एक ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है इन द एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस, क्योंकि चैट GPT में भी इस्तेमाल होती है, स्मार्ट ग्रिड के अंदर भी इस्तेमाल होती है. अच्छा, तो वी आर रियली वर्किंग ऑन दैट, इन्वेस्टिगेटिंग ऑन दैट. और 3 PhD स्टूडेंट्स भी मेरे साथ हैं. उनमें जो एक स्टूडेंट है उनका माशाल्लाह PhD थीसिस कंप्लीट हो चुका है, और अगले महीने उनका PhD डिफेंस भी. अच्छा, ठीक है. तो बड़ा ग्रुप है आपका, रिसर्च ग्रुप है. तो यहाँ पर डॉक्टर सुहेल, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, बल्कि अपने ऑडियंस से भी इजाज़त चाहूँगा, और आपका बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का.
काफ़ी अरसे से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप आएँ और मेरे चैनल पे एक इंटरव्यू दें, तो थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। तो आई होप कि जो ऑडियंस है उन्हें मज़ा आया होगा इंटरव्यू देखकर। तो थैंक यू वेरी मच। कोई मैसेज एंड पे देना चाहेंगे आप? थैंक यू सो मच। तो सो नाइस ऑफ यू कि आपने मुझे इनवाइट किया, ये आपकी ज़रा नवाजी है कि आपने सोचा। और प्लस उसमें ये होता है कि वेन एवर यू वॉन्ट टू सक्सीड, तो मैनी स्टूडेंट्स दे आस्क व्हाट लीड्स टू सक्सेस। तो इफ़ यू सर्व द सोसाइटी, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। जब आप सोसाइटी को बहुत अच्छे अंदाज में पैशन के साथ सर्व करते हैं, तो फिर सोसाइटी जो होती है वो आपको कंपनसेट करती है, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सबके लिए। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। बड़ा अच्छा लगा आपके इंटरव्यू करके। तो यहाँ पर ये थे डॉक्टर सुहेल इकबाल सीख से। तो आपसे यहाँ पर मैं इजाज़त चाहता हूँ, आपसे अगले इंटरव्यू या व्लॉग में मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।